हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। बेसिकली हमारे सिलेक्शन ना होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास रिवीजन करने के लिए एक अच्छा मैटर नहीं होता। हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन चीजों को समेटना हमें नहीं आता, जिससे हमारा रिवीजन नहीं होता और जो कंफ्यूजन बना रहता है ऑप्शंस में कि ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, शायद ये दोनों ठीक है। इस तरह का कंफ्यूजन इसलिए बना रहता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हमारी टेम्परेरी मेमोरी में रहता है, परमानेंट मेमोरी में जाता नहीं है। क्योंकि ना तो हम प्रॉपर रिवीजन होता है, क्योंकि जब भी रिवीजन करने बैठेंगे तो इतना सारा वापस से वो पूरा सिलेबस दिखेगा, उतनी बड़ी यूनिट दिखेगी, तो एक वो मोरल डेवलपमेंट नहीं होता। उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। हम ये सोचते हैं यार इतना बड़ा वापस से रिवीजन करें, इससे अच्छा और टॉपिक पढ़ ले। रिवीजन करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हालांकि वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो टाइम जरूरी होता है। अगर आपने रिवीजन किया ही नहीं है तो टाइम तो वैसे ही आपका वेस्ट ही था जो आपने पढ़ा। तो इसका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है कि शॉर्ट नोट्स, है ना। तो 3 क्वेश्चन है बेसिकली। इन तीनों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि दिसंबर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कभी भी तैयारी करें तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो सबसे बड़ा मैं कहूंगा इसमें मेरा बहुत बड़ा यस है, बहुत बड़ा हाँ है। शॉर्ट नोट आपको बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मेरा एक बहुत बड़ी हाँ है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क तो करना ही चाहिए, साथ में हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, तो उसमें शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ी भागीदार निभाते हैं। तो हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आएगा कि कब बनाएं शॉर्ट नोट्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने का एक राइट टाइम क्या होता है। बेसिकली देखो, किसी भी टॉपिक, आप टॉपिक वाइज चीजों को करने की कोशिश करें और किसी भी टॉपिक को जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ोगे, 3 बार आपने नहीं पढ़ा है, तब तक आप उसके शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते ही ये सोचने की कोशिश करो कि मैं अभी से शॉर्ट नोट बना लूं, तो बेसिकली क्या होगा, आप वो चीजें छोड़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हो सकता है पहली बार में आपके ध्यान में नहीं आए। दूसरी बार आप पढ़ो चीजों को, है ना, एक बार, क्योंकि आपको एक वीडियो बनाया मैंने कि कब कब रिवीजन करना चाहिए। दूसरी बार जैसे आपने 24 आवर में दोबारा रिवाइज करा और 72 घंटे के बाद तीसरी बार रिवाइज किया, अब आप उस स्थिति में हैं कि अब नेक्स्ट जो 4th रिवीजन होगा वो शॉर्ट नोट्स के साथ होगा। और आपको पता है, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि रिवीजन कब करना चाहिए। इसका एक वीडियो भी बनाया था। 24 घंटे में पहला रिवीजन, फिर 72 घंटे में दूसरा रिवीजन, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर मंथ के एंड में। अब आपकी चीजें परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। 3 जो रिवीजन है बेसिकली वो आपको अपना जो स्टडी मटेरियल है उससे ही आपको करना चाहिए। और जो चौथी बार आप बात कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, अब उससे आप रिवाइज करिए। अब जब एग्जाम की एक रात पहले भी आपको 100 यूनिट्स के अगर रिवीजन करने को मिलेगा तो आप रिवीजन कर लोगे, अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो कब बनाने चाहिए? मुझे लगता है कि आप 3 बार पढ़ लो चीजों को, तो चीजें अब आपकी बिल्कुल पकड़ में आ चुकी है और अब आपको ये पता लग चुका है कि कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें हैं जो मैं भूल सकता हूं और कौन सी चीजें हैं जो मुझे इसमें लिखनी चाहिए, कौन से की पॉइंट्स है। ठीक है, और अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी टॉपिक की बात है कि शॉर्ट नोट बनाएं कैसे, इसके बनाने का सही तरीका क्या है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? बेसिकली ऐसे नहीं होता कि जैसे आपने बहुत नोट्स ले रखे हैं, एज इट इज आपने उस अपने नोटबुक में छाप दिया तो वो कोई शॉर्ट नोट नहीं है, वो तो एज इट इज आपने फोटोकॉपी कर दिया। तो हम एक एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से शॉर्ट नोट बनते हैं। एक यूनिट उठा लेंगे, जैसे पेपर 1 की हम रिसर्च एप्टीट्यूड उठा लेते हैं, और रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, चलो हम बात करते हैं। ठीक है, चलो कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आपने ऊपर लिखा RA रिसर्च एप्टीट्यूड और आपने यूनिट नंबर लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया यूनिट 2, इतना लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, जो भी आप शॉर्ट नोट बनाए वो व्हाइट पेजेस में बनाए, जो व्हाइट पेज आते हैं उसमें बनाए, क्योंकि उसमें एक फायदा ये मिलता है कि कोई चीज कभी ऐड करनी पड़े तो व्हाइट पेज में बहुत आराम से ऐड हो जाती है। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो सबसे पहले देखो क्या करोगे। सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड लिखा और इसके आगे लिखा प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिसर्च एप्टीट्यूड एक प्रोसेस है, रिसर्च एक प्रोसेस है, और हिंदी में लिख दिया प्रक्रिया। ठीक है, अगर आप हिंदी में माध्यम में बनाना चाह रहे हैं।
और अब जैसे ही आपने ये लिखा तो एक ब्रैकेट बनाया, तो यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने स्टडी किया है और उससे बाद ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चंस डिसाइड हुए, उसके बाद आपने सैंपल थ्योरेटिकली डिसाइड किया कि कहाँ से सैंपल लेना है, ठीक है, फिर आपने उसका डाटा कलेक्शन किया, फिर डाटा का एनालिसिस किया और डाटा का एनालिसिस करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट को आप एज ए रिपोर्ट प्रस्तुत करोगे। ये एक प्रोसेस आ गया। तो अब आपको ये शॉर्ट में है, जैसे पी से मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, इतना आप कब कर पाओगे, जब कर पाओगे जब बेसिकली आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवीजन कर चुके हो। एकदम से आप भूल जाओगे पी का मतलब क्या था यार, आर का मतलब क्या था, जब तक आप चीजों को सही से रिवाइज नहीं करोगे तब। तो ये स्थिति शॉर्ट नोट्स की आ गई, ये प्रोसेस आ गया, ठीक है। अब आपने बात की यहाँ पे दूसरा आपने पढ़ा कि देखो पॉजिटिविस्ट, एक यहाँ पे डाला आपने पॉजिटिविस्ट, क्योंकि दो टर्म पढ़ते हैं, दो अप्रोच होती है, पॉजिटिविस्ट और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविस्ट। आप पढ़ते हैं पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ठीक है ना, प्रत्ययवादी और पश्च प्रत्ययवादी। तो अब यहाँ पे आपने पॉजिटिविस्ट के नीचे क्या लिखा, या आपने लिखा क्वांटिटेटिव, या हिंदी में है तो मात्रात्मक की बात कर दी, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट में लिखा आपने क्वालिटेटिव, ठीक है ना, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, ठीक है। अब यहाँ पे अब दो चीजें बन जाएगी, एक तो पॉजिटिविस्ट की चीज बन गई, है ना। अब जो सारे गुण क्वांटिटेटिव के हैं वो पॉजिटिविस्ट के हो जाएंगे, जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है वो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक भी हो जाएगी। तो यहाँ पे दो टर्म आपको क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिविस्ट में क्वांटिटेटिव की सारा अप्रोच कैरेक्टरिस्टिक्स और पोस्ट पॉजिटिविस्ट में क्वालिटेटिव की। जैसे क्वांटिटेटिव की बात करी तो आपने यहाँ लिखा कि डाटा नंबर्स में होंगे, आपने लिख लिया डाटा नंबर्स में होंगे, संख्या में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होगी, आपने लिखा ऑब्जेक्टिविटी होगी। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर होंगे। अगर क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होगा, है ना, आपने यहाँ पे बात कर ली, है ना। अब जैसे क्वालिटेटिव की बात करोगे तो यहाँ वर्ड्स में डाटा होंगे, वर्ड्स में लिख लिया आपने कि डाटा वर्ड्स में होंगे। यहाँ पे फिर आपने लिखा सब्जेक्टिविटी होगी, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। आपने लिखा क्वेश्चनियर ओपन एंडेड होएगा, ओपन एंडेड होगा क्योंकि क्वालिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होगा यानी कि असंरचित होगा। और यहाँ पे एक चीज और लिखी आपने, इंडक्टिव होएगा यानी कि आगमनात्मक होएगा, और यहाँ पे डिडक्टिव होएगा यानी कि निगमनात्मक होएगा। डीजीपी याद रखना और यहाँ पे आईपीसी याद रखना। देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट की सारी बातें थोड़ी सी जगह में आ गई। अब आपको रिवीजन करने के लिए तो ये पेज मिले, वरना ये कहे चलो ये सब रिवीजन करके और सारे पेज करोगे, वो चीज जो पढ़ रखी है बार बार वही चीज पढ़ते रहोगे, अरे वो तो आपको याद है। अब कीवर्ड्स को याद करिए। अब क्वांटिटेटिव के नीचे वो सारी रिसर्च लिख दो जो आपको पता है कि ये क्वांटिटेटिव है, क्योंकि सेपरेटली ये पूछ लेते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूछ लिया, है ना, पोस्ट है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको पता है कि क्या है, जो प्रायोगिक पोस्ट शोध करते हैं हम, वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है यानी कि पॉजिटिविस्ट में आती है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सारी क्वालिटेटिव की, जैसे आपने इथिनोग्राफिक रिसर्च की बात की, है ना, आपने नैरेटिव रिसर्च की बात की, सब यहाँ पे आप वो लिख दीजिए। अप्लाइड रिसर्च की बात की, एक्शन रिसर्च की बात कर लिया, ठीक है, ये सब आपने बात कर लिया, एक्शन रिसर्च की बात की, तो ये सब इसमें आ गया, पोस्ट पॉजिटिविस्ट के अंदर आ गया। तो ये सारी चीजें देखो कितने आराम से आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का भी पता लग गया कि पॉजिटिविस्ट है, ठीक है, या क्वांटिटेटिव है, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्वालिटेटिव है जिसमें सारी रिसर्च आ गई इथिनोग्राफी। अब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूं लिख दीजिए वेरिएबल, ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल है ना, जो बात करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो आपने आई वी लिख दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डी वी लिख दिया डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लिख दिया आपने कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लिख दिया आपने इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें कितने आराम से एक पेज में समेटती जा रही है। बिल्कुल ये होता है किसी चीज को जो फैली हुई है उसको समेटना। जैसे अब फिर आपने ये प्रोसेस में ये सारी बातें की, फिर आप यहाँ पे देखो टाइप्स चल दिया। अब एक टॉपिक अलग से आप डाल सकते हो यहीं पे, जैसे टाइप्स या मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करी, टाइप्स में बात की। फंडामेंटल रिसर्च एफआर लिखा जिसको मौलिक शोध कहते हैं, आपने आगे लिख दिया थ्योरी डेवलपमेंट टीडी, थ्योरी डेवलपमेंट है। फिर लिखा आपने अप्लाइड रिसर्च, है ना, अप्लाइड रिसर्च, तो आपने कर दिया कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च है, ठीक है, जिसमें हमने थ्योरी डेवलपमेंट की है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। फिर आपने लिखा एक्शन रिसर्च क्रियात्मक शोध, इसको आपने लिखा साइक्लिक रिसर्च लिखा, ठीक है, और इसमें PAOR प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट लिख दिया आगे, ठीक है। इस तरह से आपने इथिनोग्राफिक रिसर्च आपने लिखा, क्वालिटेटिव रिसर्च इसके आगे लिखा, और इसके आगे कल्चर लिख दिया कि कल्चर में स्टडी की बात, कल्चर की स्टडी की बात करते हैं। नैरेटिव रिसर्च में आपने लिख दिया स्टोरी टेलिंग, देखो स्टोरी टेलिंग,
आगे रिसर्च, ये भी क्वालिटेटिव है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, दृश्य घटना पे आधारित, ये भी क्वालिटेटिव है। देखो कितने आराम से सारी चीजें बन रही है। हिस्टोरिकल रिसर्च भी क्वालिटेटिव है, आपने लिखा क्वालिटेटिव। और इसमें दो प्रकार के क्रिटिकल है, लिखा एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिकल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिकल, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्रिटिसाइज करते हैं जो हम, तो ये टाइप्स आ गए। तो एक पेज आपको व्हाइट, एक बड़ा पेज है A4 का, तो एक पेज में या 1.5 पेज में सारा रिसर्च एप्टीट्यूड इस तरह से आ जाएगा। अब आपको लगेगा सर ये कब आएगी हमारी स्थिति, ये बेसिकली इसकी तभी आएगी जब कम से कम आप 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे बहुत शांति के साथ, क्योंकि ये इतने शॉर्ट नोट्स की तरफ जाने से पहले आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होना चाहिए माइंड में। और इस अप्रोच में आने से पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 बार रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर इसी में आगे आप चले गए, जैसे रिसर्च एथिक्स की तरफ चले गए, है ना, शोध में नैतिकता। तो अब रिसर्च एथिक्स आपने लिखा, आ रही इसी टॉपिक में आ गए। तो आपने कहाँ किस किस पॉइंट में रिसर्च एथिक्स जो मोस्ट वल्नरेबल है, वैसे हमें पता है कि एवरी स्टेप, हर स्टेप में रिसर्च एथिक्स होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखते हो, आप आराम से इसको अंडरलाइन कर दो, हर स्टेप में होनी चाहिए रिसर्च एथिक्स, क्योंकि आईसीटी से भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आईसीटी है बेसिकली हेल्पफुल होती है, और ये क्या होती है, नेसेसरी होती है कि हर जगह होनी चाहिए रिसर्च एथिक्स। तो अब कहाँ होनी चाहिए रिसर्च एथिक्स, सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल कहाँ है, वैसे होने सबसे पे चाहिए। तो यहाँ पे आपने किया कि डाटा कलेक्शन, ठीक है ना, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, आपने सब लिख दिया। तो ये सारे शब्द आपने लिख दिए, है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल होगी, यानी कि यहाँ रिसर्च एथिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, यूज ऑफ आईसीटी, है ना, इन रिसर्च, ऐसे टाइटल लिखा ऊपर, और नीचे लिख दिया कि सॉफ्टवेयर के नाम लिख दिए। प्लेगरिज्म के बारे में बात लिख दी, प्लेगरिज्म होता क्या है ना, आपको पता ही है, साहित्य चोरी। उसके बाद में यूजीसी में कितने कितने % की है, और कौन कौन सा लेवल बोला गया है, लेवल 0 क्या है, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, और लेवल 3 क्या है। इसके नीचे परसेंटेज लिख दो, हमने बात भी करते हैं इसमें कितना परसेंटेज में कौन से में रखेंगे, याद है आपको। उसके बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर है प्लेगरिज्म के, उनके नाम शॉर्ट में लिख दो ना, टर्निटिन है ना, और कुछ जो और कुंड है, ठीक है ना। ये सारे आप जो जितने भी हम बात करते हैं, टर्निटिन होता है जो सॉफ्टवेयर है, अभी इंस्टीट्यूशंस लेवल पे है, इसका आपने नाम लिख दिया कि ये इंस्टीट्यूशंस लेवल पे होता है, ठीक है ना। डुप्ली चेकर है, ये सारे आपने नाम लिखे। उसके बाद आपने लिखा कि जो हम रेफरेंस लिखते हैं, आपने लिखा रेफरेंस, वो कौन कौन से स्टाइल हो सकता है, एपीए स्टाइल हो सकता है, एमएलए स्टाइल हो सकता है ना। बेसिकली इन दो से आता है। एपीए की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एमएलए की आपको फुल फॉर्म होना चाहिए। और इसमें पहले क्या आएगा, है ना, एक एग्जांपल इसमें छोटा सा लिख लो कि एपीए का एग्जांपल कैसा होता है, एमएलए का एग्जांपल कैसा होता है। तो ये कितनी शानदार तरीके से, ये एक बहुत बड़ा स्मार्ट वर्क है, और आपको बहुत ही डिफिकल्टी आएगी जब तक इस अप्रोच तक हम नहीं पहुंचते हैं, यानी कि इस स्थिति में अभी नहीं पहुंचे हैं कि ये हम बना सकते हैं कि नहीं। अगर ये हम नहीं बना पा रहे हैं, इट मींस अभी तक हमारा वो टॉपिक, हमारी वो यूनिट क्लियर नहीं है हमारे दिमाग में, अभी हमारी उस यूनिट और टॉपिक में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है, ये बात आपको 100% मान के चलना पड़ेगा। और इसी तरह हम पेपर 2 में करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है आपका पेपर 2 है ना, उस पेपर 2 में भी इसी तरह करेंगे। यूनिट का नाम ऊपर लिखा हमने, और यूनिट का नाम लिखे, जो कीवर्ड्स हैं उसके वो लिखे। आप एक काम और कर सकते हैं, सबसे और बेस्ट आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उसमें पेंसिल के साथ पढ़िए, बुकलेट में जहां भी पढ़ रहे हैं, उसको कीवर्ड को अंडरलाइन करिए कि ये मेरे को कीवर्ड लग रहा है, ये मेरे को कीवर्ड लग रहा है। तो दूसरी बार जब पढ़ोगे ना, तो वो कीवर्ड और आपके पक्के हो जाएंगे। कहीं अंडरलाइन करके पढ़ते हैं तो हमें ये फील होता है कि इस बुकलेट को मैंने पढ़ लिया है, इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो एक नया कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये अप्रोच आप जब तक नहीं अपनाओगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी एक स्मार्ट स्टडी और हार्डवर्क को मिलके चले। हो सकता है कि हम चीजों को वो कर रहे हो कि पीछे से जो चीजें हैं पढ़ी है वो भूलते जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। और हो भी जाएगा तो वो एक कॉन्फिडेंस वाली बात कभी भी नहीं आएगी, और ये शॉर्ट नोट आपको जिंदगी भर काम आएगी। ये और मैं आपको बता देता हूँ, अब कभी आप टीचर बनो, कहीं आप पढ़ाने जाओ, वहां पे आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे कि अच्छा मेरे पास सब तैयार है, एक दिन में आप ऐसे कर लोगे। कहीं इंटरव्यू है तो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, पेपर 2 या पेपर 1 का, वो शानदार तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि कम से कम आप 3 बार पढ़े।
और थोड़ा मेहनत और अच्छे से करने की कोशिश करें। जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, और ऐसे करें कि जो काम आपको लगे कि पढ़ाई से बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसी काम को आप करने जाएं। और अन्यथा आप पहले जब भी आपको टाइम लगे ना, कोई टाइम दे रहे हो आप, जैसे फोन देख रहे हो, ऐसे कई बार हम फोन देखते देखते टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम खुद से एक क्वेश्चन पूछें, क्या ये टाइम जो मैं दे रहा हूँ फोन को, या फोन को मैं जो टाइम मेरा वेस्ट कर रहा हूँ, ये पढ़ाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? ये, या फिर कहीं बाहर जा रहे हो या कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सोशल नहीं होना चाहिए या बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन एक टाइम लिमिट के तहत होनी चाहिए। और आपका जो मेन ध्येय है कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे त्याग करना पड़ता है। आपको सिलेक्शंस दिख जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, या जो भी किसी ने इस जीवन में पाया है आपको दिख जाता है कि इसने ये हासिल कर लिया, ये आपको लगता है कि ओवरनाइट का खेल है, बस ऐसा है, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे उसके बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सारे उसके त्याग होते हैं जो उसने किए होते हैं। वो कई सारे फंक्शंस को नहीं जाता, फैमिली में बहुत सारी जगह, घर भी कई दिन नहीं जाते, कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का डेडिकेशन आपको भी शो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, कि अगर कंफर्ट जोन जो हमने बना रखा है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप जल्दी उठें, आप किसी भी तरह मैनेज करें, वो मैनेज आपको करना पड़ेगा। और शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप लोगों से मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट है, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बनाएं। जैसे आप मुझसे पेपर 1 पढ़ते हैं तो मैं हर क्लास में बोलता रहता हूँ, मैं लाइव सेशन में, कि शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ, है ना। जैसे आप, मैं जब भी क्लास में लेता हूँ तो सब बच्चों को बोलता हूँ कि प्लीज आप है ना बुकलेट लेके बैठ जाइए या नोटबुक लेके बैठ जाइए, और जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको ले लो, या फिर आपके पास वो है तो आप उसमें ही क्या करो। जैसे मैंने कोई एक, आप उसमें देख रहे हो ये पढ़ा रहे हैं सब ठीक है, आपको लगा ये मैंने अलग से बात बोली है, तो वही पेंसिल से आप नोट कर दो, ये अलग बात है। क्योंकि जो हमारी बुकलेट्स तैयार हैं, पेपर 1 की हो या पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस हो, वो मैंने शॉर्ट नोट्स की तरह ही बनाया हुआ है। उसको आराम से आप रिवीजन कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स ने ले रखा है वो स्टूडेंट बता भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको कैसा वो सब लगा। वो ईमानदारी से तैयार किया हुआ है बिल्कुल अच्छे से, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 यूएस हो, या पेपर 2 एजुकेशन की पीडीएफ, हमने ऐसे ही इसी तरह से बनाया हुआ है। तो उसमें जैसे आपको लगा कि क्या होता है कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने भी पीएचडी किया, तो मुझे लगता है कोई चीजें है ना अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे आपके अभी पेपर हुए, पेपर 1 हुए, सारे मैं कलेक्ट करता हूँ पुराने पेपर, उसमें देखता हूँ कोई नया कंसेप्ट क्या आया है, फिर वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि इस कंसेप्ट को ऐड करो भाई, ये कंसेप्ट भी है, तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ ये ऐड करो भी, ये चीज ऐड करो, इस नोट्स में यहाँ ऐड कर लो, या फिर आपके पास नोटबुक है तो इसमें ऐड कर लो। तो इससे हमारा रिफॉर्म होता रहता है और हम एक सही डायरेक्शन में चलते रहते हैं। अगर पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे चीजें आगे निकल जाएगी हमसे। तो ये सारी चीज आपको फॉलो करनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप इसी तरह से काम करिए। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अब मैं आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग है तो आप सुन सकते हैं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन swmg है, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम पेपर 1 की बुकलेट्स आपके घर पे, स्टडी मटेरियल जो होता है वो घर पे कोरियर के थ्रू भेजते हैं, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का भी स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर आएगा। एजुकेशन में हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं अभी तक वीडियो लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो पैकेज में भी ऑफर चल रहे हैं, और सेपरेट जो अगर लेना चाहता है पेपर 1 वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का इशू है तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चित्त को शांत रखें। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ईमानदारी से काम करने की पूरी कोशिश करें, कि मैं टाइम जो मुझे जो काम मिला है उसको बहुत ईमानदारी से करेंगे, चित्त शांत रखे करेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन इसके लिए शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ साथ काम करना। जो एक ऐसे लगे रहने से सारी चीजें नहीं होती, 24 घंटे लगे हुए हैं बस लगे हुए हैं, उससे काम नहीं बनता। उसके साथ साथ चल क्या रहा है, चीजें क्या चल रही है, क्या अपडेट आ रहा है, क्या उसके साथ जुड़ा रहना, उस टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाओ। मैंने कहा ना, मैं ये मना नहीं कर रहा आप लोगों को कि चीज, या मेरा मना करने से आप मानोगे नहीं ना, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि आपको मैंने कहा कि इस चीज से दूर रहो। ठीक है, उसको रखो आप अपने, क्योंकि उससे पता लगता है। आप वीडियो भी मेरे उसी में देखोगे, आप फोन में देखोगे, तो उससे आपको पता, बस इतना टाइम होना चाहिए कि मेरे को दिन में बस इतनी देर एक बार इस चीज को देखना है, और इन लोगों को सुनना है, इन लोगों को फॉलो करना है। वो थोड़ा सा आपको सेग्रीगेट या डिसाइड करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है।
तो इसी तरह से काम करते रहें, चित्त को शांत रखें। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने एक बात और, रील में मैं जो अब शॉर्ट डालता रहूँ, डेली आपसे पूछता रहूंगा कि आज आपने क्या पढ़ा, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आज ये पढ़ा, इतने घंटे पढ़े। इससे क्या होगा, आपको ऊपर कोई पूछने वाला होता है तो आपको लगता है यार किसी को मुझे जवाब देना है। अगर कोई ईमानदारी से जवाब देता रहेगा और एग्जाम तक, तो मुझे लगेगा कि वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं वीडियो शॉर्ट डाल के पूछता रहूंगा, आपको उसमें बताते रहना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आप लोग हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।